प्रिय विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। इस नियम के अनुसार दो सदिशों को परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से निरूपित करें तो समांतर चतुर्भुज का विकिरण परिणामी सदिश को बताता है, यानी दोनों के योग से प्राप्त सदिश को बताता है। आइए देखते हैं दो सदिशों का योग किस प्रकार समांतर चतुर्भुज के नियम से दिया जाता है। ये समांतर चतुर्भुज है। हमने दो सदिश लिए, एक सदिश लिया है P सदिश तथा दूसरा Q सदिश। दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से निरूपित किया है। तो समांतर चतुर्भुज का विकिरण दोनों सदिशों के योग से प्राप्त सदिश, या फिर यूं कहें कि P सदिश तथा Q सदिश के परिणामी सदिश को व्यक्त करता है, यानी योग से प्राप्त सदिश को व्यक्त करता है। ये सदिश मान लेते हैं कि P तथा Q सदिश का योग R सदिश से दिया जाता है, तो इन दोनों का जो योग है वो ये सदिश निरूपित करेगा। ये नियम हमने कल पढ़ा। आज हम दो सदिशों से प्राप्त परिणामी सदिश, या यूं कहें कि दो सदिशों से प्राप्त योग सदिश का परिमाण कितना होगा तथा इसकी दिशा क्या रहेगी। परिमाण का मतलब इस सदिश की लंबाई कितनी होगी, यानी R सदिश का मैग्नीट्यूड, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, वेक्टर नोटेशन हटा दें तो ये R है वो परिमाण को व्यक्त करेगा। दिशा हम इस एंगल द्वारा ज्ञात करेंगे, यानी P सदिश से ये सदिश कितना कोण बनाता है, इससे हमें दिशा मालूम होती है। यानी आज का हमारा टॉपिक है दो सदिशों के योग से प्राप्त सदिश, या दो सदिशों का जो परिणामी सदिश प्राप्त होता है उसका परिमाण, यानी उसकी लंबाई क्या होगी तथा उसकी दिशा क्या होगी। समांतर चतुर्भुज के नियम से प्राप्त परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा ज्ञात करना, व दिशा ज्ञात करना। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। इसके लिए हम दो सदिश लेते हैं जिनका हमें परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करनी है। ये P सदिश है तथा ये हमारा Q सदिश है। ये समांतर चतुर्भुज का निर्माण हुआ और ये इसका विकिरण है। तो इन दोनों का जो योग सदिश है वो R सदिश होगा, या परिणामी सदिश कह देते हैं इसको, R सदिश। अब हमें इस सदिश का परिमाण यानी R और ये एंगल अल्फा ज्ञात करना है। इसके लिए हम समांतर चतुर्भुज के
हम एपी भुजा को आगे बढ़ाते हुए लंब डालते हैं। माना ये लंब बिंदु डी पर मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि सदिश की लंबाई उसके परिमाण को व्यक्त करती है, तो ये जो लंबाई है वो p है, और ये जो लंबाई है इस सदिश को यहाँ पर भी सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि सदिश की दिशा परिवर्तित नहीं करें और परिमाण परिवर्तित नहीं करें तो सदिश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करने में कोई अंतर नहीं आता, यानी सदिश अपरिवर्तित रहता है। ये सदिश q सदिश है, इसको यहाँ भी सिद्ध किया जा सकता है, जैसे ये सदिश q सदिश को, क्योंकि हमने दिशा वही रखी है तथा परिमाण भी उतना ही रखा है। तो इस सदिश की जो लंबाई है वो इसके परिमाण से व्यक्त होगी, यानी इस सदिश की लंबाई क्या होगी, q होगी। दोनों सदिशों के मध्य p तथा q जो सदिश हमने लिए हैं, इनके बीच का जो कोण हम थीटा मान लेते हैं, यानी ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये p की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है, q की डायरेक्शन। p की डायरेक्शन और q की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अगर इस त्रिभुज पर हम ध्यान दें तो इसमें BD का मान कितना होगा, ये देखिए BD अपॉन BC क्या होगा, आधार बटे में कर्ण, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये सबसे बड़ी भुजा है जो कर्ण है, तथा ये क्या कहलाएगा, फिर आधार कहलाएगा। BD अपॉन आधार बटे में कर्ण क्या हो गया, कोस थीटा, यानी BD बराबर क्या है, BC कोस थीटा। BC की वैल्यू क्या है, Q है, BD बराबर हो जाएगा Q कोस थीटा, यानी ये जो दूरी है वो क्या है, Q कोस थीटा। और इसमें DC ज्ञात करें तो क्या होगा, देखें DC क्या है, इस समकोण त्रिभुज में लंब है, तो लंब बटे में कर्ण क्या होगा, यानी DC अपॉन BC क्या होगा, साइन थीटा होगा। DC अपॉन BC बराबर आ जाएगा साइन थीटा। BC बराबर आएगा BC साइन थीटा। तो BC की वैल्यू क्या है, Q साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास Q साइन थीटा। ये जो सदिश है इसका जो परिमाण है, इसकी लंबाई है, वो किससे दी जाएगी, R से। R किसको व्यक्त करता है, सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। अगर अब हम त्रिभुज ADC पर ध्यान दें तो इस भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी इस भुजा का जो स्क्वायर है वो इस भुजा के स्क्वायर तथा इस भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। या यानी AC का स्क्वायर क्या आएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये किससे आया, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर तथा लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो AC अपना कितना है, R।
आर का स्क्वायर। एडी कितना है? एडी है ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, इसका क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे। BC का स्क्वायर या आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा? AB यानी 30 का परिमाण कितना है? P से व्यक्त होगा, और BD की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है? Q cos थीटा का स्क्वायर। DC कितना है? Q sin थीटा, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q cos थीटा का स्क्वायर, प्लस क्या चल रहा है? q cos थीटा का q sin थीटा का स्क्वायर। अब इसको और सरल कर लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इससे हमें मिलेगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? q स्क्वायर कॉमन लेने से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहां पर 1 लिख दें, तो r की वैल्यू निकालने के लिए क्या लेना होगा? अपने को वर्गमूल लेना होगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर। ये क्या बताता है? इस सदिश की लंबाई को या इस सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। यानी ये क्या चीज है? ये सदिश P सदिश तथा Q सदिश के योग से प्राप्त जो सदिश है उसका परिमाण आया है, यानी उसकी लंबाई है। अब हमें और क्या ज्ञात करना है? इसमें इस सदिश की दिशा ज्ञात करनी है। दिशा किससे ज्ञात करेंगे? अपने अल्फा से ज्ञात करेंगे। यानी ये जो सदिश है वो P सदिश से कितना कोण बनाता है? इस अल्फा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज ADC पर विचार करते हैं। त्रिभुज ADC, देखिए इसमें BC अपॉन AD क्या होगा? ये एंगल ले रहे हैं हमने, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ये लंब होगी, तथा ये सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए ये कर्ण होगा, तथा ये शेष भुजा क्या होगी? आधार होगी। तो हम देख रहे हैं BC अपॉन AD। BC अपॉन AD क्या होगा? लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ हमारा जो एंगल है वो कितना है? अल्फा है। तो tan अल्फा क्या होगा? BC अपॉन AD, या tan अल्फा बराबर आ जाएगा BC अपॉन AD की वैल्यू क्या है? AB प्लस BD। AB प्लस BD। BC की वैल्यू रख लेते हैं। BC की वैल्यू हमारे पास Q sin थीटा
ए बी है, यानी इस तीस का परिमाण कितना है P प्लस बी डी क्या है Q cos थीटा। तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। यहां से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये जो दोनों सदिश से प्राप्त योग सदिश है यानी आस्तिस है उसकी क्या ये दिशा है, यानी हमने दोनों सदिशों के परिणामी सदिश या फिर योग से प्राप्त सदिश का क्या ज्ञात कर लिया, परिमाण देखा पहले, तो उसके बाद क्या देखिए उसकी दिशा देखिए। तो दोनों को एक साथ लिखते हैं अपने। यानी हमने दो सदिशों का योग किया था P 30 प्लस Q 30 बराबर क्या माना R 30। ये जो सदिश आया है इसका परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण होगा ये लिखा हमने P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा तथा इसकी दिशा क्या रहेगी, यानी ये जो सदिश है वो P सदिश से कितना एंगल बनाएगा। तो अल्फा बराबर हमने देखा क्या आता है tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। इस समीकरण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिणामी सदिश का यानी योग से प्राप्त सदिश का परिमाण तथा इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं उस सदिश की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, समांतर चतुर्भुज के नियम से प्राप्त परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा ज्ञात करना। अब हम विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हैं कि हमने जो दो सदिश माने हैं, एक तो क्या है P सदिश तथा दूसरा क्या है Q सदिश। बीच का एंगल कितना है थीटा। अगर दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। यानी थीटा की वैल्यू कितनी ली हमने 0 डिग्री। और अन्य स्थितियों पर भी हम विचार करेंगे। थीटा बराबर क्या लेंगे 90 डिग्री पर देखेंगे कि परिणामी सदिश कितना आता है या परिणामी सदिश का परिमाण कितना आता है। थीटा बराबर 180 डिग्री पर क्या है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री की पोजीशन क्या होगी, ये देखिए ये P 30 हो गया अपना और ये क्या हो गया Q 30, दोनों के मध्य कोण कितना हो गया 0 डिग्री। ये थीटा बराबर 0 डिग्री की स्थिति, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90, ये P 30 और Q 30 क्या होगा इसके परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री, ये Q 30। और ये स्थिति इस प्रकार से होगी, ये P 30 और Q 30 से कितना कोण बनेगा 180 डिग्री 180 डिग्री, ये क्या है Q 30। तो इन विभिन्न स्थितियों पर हम परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे, यानी P 30 तथा Q 30 से जो योग से जो सदिश प्राप्त होगा उसकी लंबाई यानी उसका परिमाण कितना होगा। तो भिन्न भिन्न स्थितियों को हम देखते हैं। पहले देखते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा।
तो r बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2tq कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है, यानी कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो r हो जाएगा 2pq। ये किसका फॉर्मूला है, p प्लस q का होल स्क्वायर है। r बराबर आ जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर, यानी p प्लस q। याद है कि आप कोस थीटा का अधिकतम जो मान होता है वो प्लस 1 होता है, इसलिए r का जो अधिकतम मान है वो क्या होगा, p प्लस q होगा। ये r क्या है, मैक्सिमम। थीटा बराबर 90 डिग्री की बात करें तो दूसरा केस है हमारा थीटा बराबर 90 डिग्री, तो r की वैल्यू क्या होगी, r बराबर होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2tq कोस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो r बराबर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस कोस 90 0 हो जाएगा, ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब हम तीसरा केस देखते हैं। थीटा बराबर 180 डिग्री। इस स्थिति में r की वैल्यू क्या होगी, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो r आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, -2pq। ये किसका होल स्क्वायर है, p माइनस q का होल स्क्वायर है। तो r बराबर आ जाएगा p माइनस q का होल स्क्वायर या p माइनस q। यहाँ देखिए कि कोस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। तो इससे हमें r की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो थीटा के लिए क्या होगी, मिनिमम होगी। r मिनिमम क्या होगा, p माइनस q, यानी r का मान इससे कम नहीं हो सकता। तथा थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए हमने देखी थी r की वैल्यू क्या आई थी, मैक्सिमम आई थी। तो वो स्थिति क्या थी, t प्लस q की थी, यानी परिणामी स्थिति का जो परिमाण है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता और इससे कम नहीं हो सकता, इसके बीच में कहीं हो सकता है अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में परिवर्तित होती है।